हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT जेई। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हाइपरबोला के PYQs कर रहे हैं एडवांस लेवल के। आज हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है 2018 की, क्योंकि 2019 के अंदर प्रॉब्लम कोई भी हाइपरबोला की नहीं दी गई थी। इसी तरह 2021 में कोई हाइपरबोला की प्रॉब्लम नहीं दी गई थी। तो आज हमारे पास ये जो 2018 की प्रॉब्लम है, इसमें क्या बोल रखा है, लेट एच रिप्रेजेंटिंग द हाइपरबोला x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, where a is greater than b and b is greater than 0 be a hyperbola in xy plane whose conjugate axis LM subtends an angle of 60 degree at one of its vertices n. Let the area of the triangle LMN be 4√3. then ये एक मैच द कॉलम टाइप का प्रॉब्लम बन जाता है। अब यहां पर आपको क्या चीज का ध्यान रखना है कि ये जो प्रॉब्लम दे रखी है, इन्होंने बिल्कुल क्लियर कट डायरेक्ट फॉरवर्ड दे रखी है। और अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि एनसीईआरटी का जो मिसलेनियस लेवल है, ये कुछ उस टाइप की सी प्रॉब्लम दिख रही है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं हम बेसिक रफ फिगर को ड्रॉ करके। तो सबसे पहले हम एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं और एक बेसिक हाइपरबोला ट्रांसवर्स एक्सिस के ऊपर बना लेते हैं, क्योंकि हमें जो इक्वेशन दे रखी है वो किस टाइप की है, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 टाइप की। अब यहां पर मजेदार बात यह है कि ना तो a की वैल्यू बता रखी है, ना b की वैल्यू बता रखी है, ना ही इसेंट्रिसिटी बता रखी है, लेकिन इन्होंने जो एक हमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रखी है, बिल्कुल एनसीईआरटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स रहती हैं बिल्कुल उस तरीके से कि जो कॉन्जुगेट एक्सिस है, हमें पता है कि इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो कुछ इस टाइप का सा है, लेकिन जो इसका कॉन्जुगेट एक्सिस होगा, जिसका कि हमें कुछ एग्जैक्टली नहीं कुछ क्लियर कट पता होता है, क्योंकि कॉन्जुगेट एक्सिस के ऊपर कर्व कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, जिससे कि हमें इसकी बाउंड्री पता लग पाए। तो बाउंड्री हमें इन जनरल ऐसे देखने से पता नहीं लग पाती है। तो क्या बोल रखा है कि जो कॉन्जुगेट एक्सिस है LM, ये पूरा का पूरा जो कॉन्जुगेट एक्सिस होगा, दैट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट वन ऑफ इट्स वर्टिसेस। और वर्टिसेस हमें पता है कि हाइपरबोला की एक तो वर्टेक्स यहां पे है और एक वर्टेक्स यहां पर है। तो इन जनरल जब हमें कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दी जाती है, तो हम अपने अकॉर्डिंगली फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्वांटिटीज को एज्यूम करते हैं, लेकिन वो हम केवल और केवल तभी करते हैं जब हमें पूरी तरीके से किसी इंफॉर्मेशन के बारे में अच्छे से ना बताया गया हो। तो हम क्या करते हैं, यहां पर इस पर्टिकुलर कॉन्जुगेट एक्सिस पर LM लेंथ को एज्यूम कर लेते हैं। ये लेट से L पॉइंट हो गया, ये लेट से M पॉइंट हो गया, और वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ दिस हाइपरबोला, इसको हम N पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर LM N टाइप का अगर ये एक पर्टिकुलर ट्राइंगल बन जाता है, तो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का एरिया कितना बता रखा है, 4√3। और उसके अलावा क्या बोल रखा है कि ये जो LM लेंथ का ये जो हमारे पास कॉन्जुगेट एक्सिस आया है, वो वन ऑफ द वर्टेक्स के ऊपर ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब क्योंकि हम समझ पा रहे हैं कि अगर ये लेंथ पूरी 2b के इक्वल होगी, क्योंकि हम देख पा रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 से जब हम कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ निकालेंगे वो कितनी आएगी, ट्वाइस टाइम ऑफ b के इक्वल। तो यहां से ये जो पूरी की पूरी लेंथ आ रही होगी हमारे पास, वो कितनी आ रही होगी, 2b। तो हम समझ पा रहे हैं कि अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ये पॉइंट अगर हमारा 0 0 मतलब ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये 2b लेंथ से इतनी लेंथ जो है ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, b लेंथ। और क्योंकि ओरिजिन पॉइंट से इस वर्टेक्स तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारे ट्रांसवर्स सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस के इक्वल होगी, तो ये लेंथ हमारे पास आ गई है a और ये लेंथ आ गई है हमारे पास b। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रखा है हमें कि ये जो LM लेंथ है n पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो सिमेट्रिक फिगर होने के कारण हम जान पाएंगे कि ये वाला जो एंगल हमारे पास बन रहा होगा वो कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। अब हमारे पास इस छोटे से ट्राइंगल के अंदर जहां पर ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री आ गया है, तो हम a और b के अंदर एक रिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हम क्वेश्चन को कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। हम बोल सकते हैं tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये हो जाएगा हमारे पास, ये tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहां से a की वैल्यू आ रही है हमारे पास b√3। लेट से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इतनी वैल्यू जब हमारे पास आ जाएगी, अब हम बात करते हैं इसके एरिया की, LMN ट्राइंगल की। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN
कितना हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखते हैं, ये हो जाएगा हाफ ऑफ LMN ट्राइंगल के अंदर जो बेस है हमारे पास वो कितना है 2b के इक्वल है, और अगर ये परपेंडिकुलर एज्यूम कर रहे हैं तो ये कितने के इक्वल है, a के इक्वल। हम देख रहे हैं हम a की वैल्यू b की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, और हम देखते हैं यहां पर ट्राइंगल LMN की वैल्यू जो हमें दे रखी है एरिया की वो कितनी है 4√3 और 1/2 इंटू 2b को एज इट इज रखा और a की वैल्यू हमने b की टर्म्स में निकाल ली है, वो कितनी हो गई b√3। 2 से 2 को कैंसिल आउट कर लिया, इस √3 से ये √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, b की वैल्यू आ गई है हमारे पास 2। जैसे ही हमारे पास b की वैल्यू आ गई हमारे पास a की वैल्यू भी आ जाएगी, वो हो गई कितनी 2√3। अगर किसी भी इस टाइप के कर्व के अंदर चाहे हाइपरबोला हो, चाहे एलिप्स हो और चाहे पैराबोला हो, अगर हमारे पास जो इनकी बेसिक क्वांटिटीज हैं, बेसिक कैलकुलेशन वाली क्वांटिटीज हैं, वो कैलकुलेट होकर आ जाती हैं, तो हम उनके बेसिस पर जितनी बची हुई उस कर्व से रिलेटेड क्वांटिटीज होती हैं वो सारी की सारी क्वांटिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन के करने के बाद खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि a और b की वैल्यू हमारे पास हाइपरबोला के अंदर बाकी सारी की सारी कैलकुलेशन को डिसाइड करती है। अब हम अपने फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं, जो लिस्ट के अंदर इन्होंने a पॉइंट पर दे रखा है। वो क्या बोल रखा है, द लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ h। अब क्योंकि कॉन्जुगेट एक्सिस की जो लेंथ होगी वो 2b के बराबर होगी, तो हम a को अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 इंटू 2 ये कितनी हो जाएगी हमारे पास 4। तो हम देखते हैं कि यहां पर a के रेस्पेक्टिवली जो सही ऑप्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है s। तो इसको हमने अभी के लिए यहां पर लिख लिया है। अब बात करते हैं हम b ऑप्शन के लिए। यहां पर क्या बोल रखा है, द इसेंट्रिसिटी ऑफ h। अगर हमें इसेंट्रिसिटी निकालनी होगी इस पर्टिकुलर हाइपरबोला के लिए तो हम जान पा रहे हैं कि वो कैसे निकल जाएगी, e इक्वल टू √1 प्लस b² अपॉन a² से ये कितना हो जाएगा हमारे पास √1 प्लस, क्योंकि b² कितना हो जाएगा 4 एंड a² कितना हो जाएगा 4 इंटू 3, मतलब ये हमारा हो जाएगा 12। इसे आपने इसको डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा 3, थोड़ा और सॉल्व कर दिया, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1/3। एलसीएम ले लिया तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2/√3। तो यहां से इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है 2/√3। हम देख रहे हैं बी ऑप्शन के लिए हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, आर ऑप्शन। तो हमने बी के लिए बोल दिया आर ऑप्शन। अब बात करते हैं सी ऑप्शन की। सी में क्या बोल रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ एच। अब क्योंकि हम जानते हैं अगर इनकी कहीं कोई यहां कहीं पर फोकाई रही होगी तो इस फोकाई की वैल्यू होगी AE,0 और इस फोकाई की वैल्यू रहेगी -AE,0। तो इन दोनों फोकाई के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वो टोटल कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ A इंटू ई। तो उसको हमने लिख लिया ट्वाइस ऑफ A इंटू ई। और क्योंकि इन सब की ही वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो A की वैल्यू हम पुट कर देंगे, हो जाएगा 2√3 और E की वैल्यू हमारे पास आई है 2/√3। तो ध्यान से देखेंगे √3 से ये √3 कैंसिल आउट हो जाएगा और टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 8। तो हम देख रहे हैं इस सी ऑप्शन के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है, P। ये भी हमारा भागते भागते ऑप्शन आ गया है। अब हम बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की, द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ H इज। अगर हम डी पार्ट की बात करते हैं तो लेटस रेक्टम की लेंथ कब, जब हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, वो कैसे कैलकुलेट होती है, ट्वाइस टाइम ऑफ b² अपॉन a। और अगर आप ध्यान देंगे ये वही लेंथ की वैल्यू है जो कि हम इलिप्स के अंदर भी जब हमारे पास मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर होता है आती है। तो 2b² अपॉन a से यहां पर ये हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। b की वैल्यू आई थी हमारे पास 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास स्क्वायर से 4 अपॉन, और क्योंकि a की वैल्यू है 2√3 तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4/√3। तो डी ऑप्शन के लिए हमारे पास क्या आ रहा है 4/√3। तो डी के लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा Q। तो डी का हो गया करेक्ट ऑप्शन Q और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर हमें बहुत ही एफर्टलेसली प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मौका मिला है। कभी कभी जेईई एडवांस के अंदर वो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को दे देते हैं जो कि बिल्कुल हलवे की तरह परोस दिए जाते हैं और हम बहुत ही ईजिली उस प्रॉब्लम को कर पाते हैं। वैसे देखा जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है बहुत ही स्कोरिंग
टाइप का इन्होंने सेक्शन दे रखा है, जिसके अंदर अगर आपने कुछ बेसिक क्वांटिटीज को अपने माइंड में रख रखा हो और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो, तो आप सारे ही प्रॉब्लम्स को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत ही इजीली कर सकते हैं। और इससे आपका जो ओवरऑल जो स्कोर रहेगा एडवांस लेवल पर, मेंस लेवल पर, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की, 2017 में आए प्रॉब्लम की। तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी 2017 की, जिसमें क्या बोल रखा है, इफ 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 इज अ टेंजेंट टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अगेन इन्होंने 2017 में भी इतना इजी प्रॉब्लम पूछ लिया है जैसे कि बिल्कुल एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज से ये उठाया गया हो। ये मुझे भी समझ में नहीं आया कि इतने इजी और इतने स्कोरिंग टाइप के एडवांस लेवल के प्रॉब्लम में ये इन्होंने ऐसे प्रॉब्लम क्यों डाल रखे हैं। हो सकता है ये चाहते हो कि बच्चा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करके थोड़ा सा अपना स्कोर अच्छा कर ले। तो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करा, सबसे पहले बेसिक रफ फिगर को एक ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस को हमने बनाया और यहाँ पर एक बेसिक हाइपरबोला को बना लिया इस टाइप से करके। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक टेंजेंट है जो कि हाइपरबोला के लिए बनाई गई है, और ये क्या कर रहे हैं, ये इसके अंदर जो हाइपरबोला बता रखा है उसके अंदर इन्होंने कॉन्जुगेट एक्सिस की तो वैल्यू बता रखी है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसफर्स एक्सिस है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम वो हमें नहीं बता रखा है। तो अगर नहीं बता रखा है तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट से अभी के लिए हमने एक टेंजेंट को जो कि इन्होंने हमें बता रखी है वो कुछ इस टाइप किसी बता रखी है, 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको हमने ड्रॉ कर लिया है। और क्योंकि ये रफ फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो अभी हम इसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो भी चेक नहीं कर रहे हैं कि ये किस तरीके से एग्जैक्टली बनेगी। हमने रैंडमली इस लाइन को यहां पर इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है कि ये हाइपरबोला की एक टेंजेंट की तरह वर्क कर रही है। बस इतना बस हमें पता लग गया है और हमने इस हाइपरबोला की इक्वेशन को भी लिख लिया है। वो कितना हो गया है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। अब क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी हाइपरबोला के लिए एक रैंडम टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो ये काफ़ी सारी तरीके से ड्रॉ की जा सकती है। एक तो तरीका होता है हमारे पास कि अगर हमें यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट पता होता है P x1 y1 करके, तो वहां पर टेंजेंट की इक्वेशन हो जाती है x x1 अपॉन a स्क्वायर माइनस y y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 टाइप से। एक इक्वेशन होती है हमारे पास स्लोप फॉर्म में जो कि हमारी बहुत ही फेवरेट टाइप की टेंजेंट की इक्वेशन बनाती है। वो क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर c की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके अलावा हमारे पास एक और टेंजेंट की इक्वेशन होती है और वो क्या होती है कि अगर हमारे पास ये पॉइंट भी x1 y1 की बजाय अगर हमें ये पैरामेट्रिक फॉर्म में दे दें, मतलब ये हमें इक्वेशन कुछ इस टाइप से बना के दे दें कि पैरामेट्रिक फॉर्म में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे a sec थीटा एंड b tan थीटा। कौन सी फॉर्म के लिए, ट्रांसवर्स एक्सिस वाली फॉर्म के अंदर। जब हमारे पास फॉर्म कुछ इस टाइप की सी रहती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम इन तीनों ही टाइप की फॉर्म में से इसके अलावा भी कोई और फॉर्म एग्जिस्ट कर सकती है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, लेकिन क्योंकि ये तीन जो मेजर हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन को ड्रॉ करने की इक्वेशन रहती हैं, इनका यूज करके या इनमें से किसी एक का यूज करके हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब क्योंकि हम जानते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पर टेंजेंट का नहीं बता रखा है हाइपरबोला के ऊपर, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम इन जनरल स्लोप फॉर्म को यूज करते हैं। और क्योंकि स्लोप फॉर्म ऐसी फॉर्म है जो इन जनरल हर जगह यूज की जा सकती है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्लोप फॉर्म को ही लिख लेते हैं। और हमने इक्वेशन के हिसाब से स्लोप फॉर्म लिखी, वो जाएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और क्योंकि हम देख पा रहे हैं a की वैल्यू तो a ही आ रही है, लेकिन b की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 4, और m की वैल्यू का हमें पता ही नहीं है, तो हमने इसके अकॉर्डिंगली जब यहां पर इस पर्टिकुलर पार्ट को देखा, हम चाहें तो केवल और केवल इस पार्ट से भी वर्कआउट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो हमने लिखी है इक्वेशन, ये टेंजेंट की इक्वेशन लिखी है स्लोप फॉर्म में। अगर हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को भी अगर टेंजेंट की स्लोप फॉर्म की फॉर्म में अगर लिख लेते हैं तो ये हो जाएगी y इक्वल टू 2x प्लस 1, और फिर हम इन दोनों ही इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं। तो हम देख पा रहे हैं यहां से जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो m की वैल्यू तो आ रही है हमारे पास 2, और c की वैल्यू, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करता है ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन c को, और c की वैल्यू आ रही है 1,
जो कि कितने के इक्वल आ रही है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं पता है, एम स्क्वायर की वैल्यू कंपैरिजन करने पर एम की वैल्यू 2 आई थी, तो एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 4 माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 4 है हमारे पास, तो ये हो जाएगी 16। अब हम क्या देखते हैं कि अगर हम इसको कंपेयर करते हैं या इक्वेट करते हैं तो यहां से ए की वैल्यू आने की संभावना बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। हमने स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड की, ये हो जाएगा हमारे पास 1 इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर माइनस 16, और यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 17/4, और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ए की वैल्यू आ रही है √17/2। तो हम देख रहे हैं एक मेथड तो हमारे पास है इस टाइप से करने का। इसको लेट से अभी के लिए हमने बोल दिया है मेथड नंबर 1, फर्स्ट मेथड। तो इसके अंदर हमने स्लोप फॉर्म का यूज करके ए की वैल्यू को निकाल लिया, बी की वैल्यू को निकाल लिया है, और क्योंकि हम देख रहे हैं सारे ही ऑप्शंस के अंदर हमें ए का यूज करके ये बताना है कि कौन से वाला जो ट्रिपलेट है वो इस टाइप का बनेगा कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल का ट्राइंगल ना बन पाए। बोल रहे हैं कैन नॉट बी द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनना चाहिए। तो राइट एंगल ट्राइंगल हम बना के देख लेते हैं। इसके अंदर हमने क्या करा, यहां पर ए की वैल्यू जब √17 ले ली, √17/2 एंड 4 एंड 2, तो हमने क्या करा, इन सभी की स्क्वायरिंग कर करके देख ली। स्क्वायरिंग करने का फायदा ये रहेगा क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाना जानते हैं, तो कोई भी दो साइड्स के स्क्वायर का जो सम है वो तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, तभी वो राइट एंगल ट्राइंगल बन पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। और क्योंकि हमें नहीं वाला पार्ट कैलकुलेट करके चेक करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनकी स्क्वायरिंग कर देते हैं। ये हो जाएगा 17/4, ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा हमारे पास 4। तो ध्यान से देखेंगे, अगर हम इन दोनों को अगर यूटिलाइज करते हैं तो हम देख पा रहे हैं यहां पर कि किसी भी तरीके से, चाहे हम इन दोनों का एडिशन कर लें, चाहे इन दोनों का एडिशन कर लें, चाहे इन दोनों का एडिशन कर लें, किसी भी तरीके से वो एडिशन थर्ड वाली साइड के स्क्वायर के इक्वल नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये राइट एंगल ट्राइंगल को नहीं बना पाएगा। अब बात करते हैं हम सेकंड ऑप्शन की, टेकिंग दिस a इक्वल टू √17/2, ये हो जाएगा हमारे पास 2 × √17/2, मतलब इसे हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं सेकंड ऑप्शन से √17, और यहां पर दे रखा है 8, तो 8 का 8 ही ले लिया है और ये 1 ले लिया, और जब इनकी स्क्वायरिंग करी तो स्क्वायरिंग करके कितना आ रहा है हमारे पास 17, ये हो रहा है 64, और ये हो रहा है हमारे पास 1। तो ऑब्वियसली यहां पर भी अगर आप देखेंगे इन दोनों का एडिशन, चाहे इन दोनों का एडिशन, चाहे इन दोनों का एडिशन करके कैसे भी हमारे पास ये थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल नहीं आ पा रहा है, तो ये भी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, तो यहां पर ये हमारे पास क्या क्या बन के आएगा, √17, 4 एंड 1, और जब हमने इनकी स्क्वायरिंग कर दी तो कितना हो रहा है 17, 16 और 1, और यहां पर देखते के साथ ही हमें समझ में आ रहा है कि अगर इन दोनों साइड के ये जो स्क्वायर्स कर रखे हैं हमने, उनका जो सम है वो इस तीसरी साइड के इक्वल आ रहा है, तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ऑब्वियसली इस ऑप्शन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि कैन नॉट के लिए बोल रखा है। अब इसी तरीके से फोर्थ ऑप्शन को भी चेक कर लेंगे, ये कितना है हमारे पास √17/2 एंड 4 एंड 1, तो यहां पर ध्यान देंगे कि हमारे पास ये √17/2 का जब स्क्वायरिंग करेंगे तो 17/4 हो रहा है, ये 16 हो रहा है, और ये हमारे पास 1 हो रहा है। इस कंडीशन के अंदर भी हम देख पा रहे हैं, चाहे इन दो साइड्स को ले लें, चाहे इन दो साइड्स को ले लें, चाहे इन दो साइड्स के स्क्वायर को ले लें, कैसे भी करके हम दो साइड के स्क्वायर का जो सम है वो तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल नहीं लेके आ पा रहे हैं, तो हमारे पास ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर रहा होगा। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस अवेलेबल हमारे पास एक तो ये करेक्ट ऑप्शन हो रहा है, एक ये करेक्ट ऑप्शन हो रहा है, एक ये करेक्ट ऑप्शन हो रहा है, ये करेक्ट ऑप्शन की श्रेणी में नहीं आएगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्राइंगल्स जो नहीं बना पा रहे हैं ट्रिपलेट्स, उनके बारे में बताना है, और यही वो तीन ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, जो कि हमारे राइट एंगल ट्राइंगल्स के ट्रिपलेट को नहीं बना पा रहे हैं। अब क्योंकि ये तो हमने सॉल्व किया है मेथड नंबर 1 से, अब हम बात करते हैं मेथड नंबर 2 की। हमने क्या करा, मेथड नंबर 2 को यहीं पर ही ले लिया है,
और क्योंकि इस मेथड नंबर 1 के अंदर तो हमने बात करी थी स्लोप फॉर्म की, अब हम इसमें बात करने वाले हैं टेंजेंट की उस इक्वेशन की जिसके अंदर हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को लेते हैं। मान लीजिए कि किसी को अगर ये पर्टिकुलर टाइप अगर क्लिक नहीं कर पाई तो वो मेथड 2 के बारे में सोच सकता है। मेथड 2 के अंदर हम देखेंगे अगर हमने इस कॉन्टेक्ट पॉइंट को P ले लिया जो कि हमें नहीं बता रखा है, इन जनरल हम इसको x1 y1 लेते हैं, तो अगर ये हमें नहीं बता रखा है तो हम इसे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की फॉर्म में ले सकते हैं। वो कितना हो जाएगा हमारे पास a sec थीटा एंड b tan थीटा। और क्योंकि a एंड b की वैल्यू हम ऊपर ये जो गिवन हाइपरबोला है इसे ले सकते हैं, ये हो जाएंगे हमारे कोऑर्डिनेट a sec थीटा, क्योंकि a की वैल्यू तो गिवन ही नहीं कर रखी है, और b हो जाएगा हमारे पास 4 tan थीटा। अब इस पर्टिकुलर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का यूज करके जब हम इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट फॉर दिस हाइपरबोला बनाएंगे तो वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, ध्यान से देखेंगे, x इंटू x1, और x1 की जगह कौन सा कोऑर्डिनेट आ जाएगा, a sec थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस y इंटू y1, और y1 की जगह कौन सा कोऑर्डिनेट आ जाएगा, 4 tan थीटा अपॉन b स्क्वायर मतलब 16 इक्वल्स टू 1। और ये टेंजेंट की इक्वेशन कैसी सी बनती दिखाई दे रही है, ध्यान से देखेंगे, a से तो ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 16 को 4 टाइम्स उड़ा देंगे, हमारे पास इक्वेशन आ रही है x sec थीटा अपॉन a माइनस y tan थीटा अपॉन 4, और इस 1 को भी हमने LHS में ले लिया तो कितना हो रहा है, ये -1 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये भी टेंजेंट की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है किसी पॉइंट P से पास होते हुए, और यही इक्वेशन को हम उस टेंजेंट के इक्वल रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि हमें गिवन कर रखी है। तो हमने क्या करा, इस इक्वेशन को जो हमें इस प्रॉब्लम के अंदर इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट दे रखी थी उसके इक्वल इक्वेट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट एंड जो कांस्टेंट टर्म है उनको इक्वल इक्वेट कर देंगे या उनके रेशो को हम इक्वल कर देंगे। तो हमने कर दिया, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखेंगे, sec थीटा अपॉन a अपॉन 2 विल बी कमिंग इक्वल्स टू tan थीटा बाय 4। कहने का मीनिंग है कि ये sec थीटा अपने आप में एक sec थीटा है और ये tan थीटा डिवाइडेड बाय 4 एंड होल अपॉन में 1 इक्वल्स टू, कांस्टेंट टर्म में देख लेते हैं, -1 अपॉन में 1। अब इसका कंपैरिजन कर लेते हैं, यहां से इसका भी इसके साथ कर लेते हैं, इसका भी इसके साथ कर लेते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म्स आ रही हैं। यहां पर देखते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास sec थीटा इक्वल्स टू -2a एंड tan थीटा इक्वल्स टू -4। और हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां से हम थीटा को रिमूव करके a की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, 1 प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा मतलब -2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। तो यहां से भी हम देख पा रहे हैं a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 17/4, और यहां से a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √17/2। और जैसे ही हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी √17/2, हम अगेन सारा का सारा जो प्रोसेस है वो इसी तरीके से रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास इस प्रॉब्लम को करने के 2 पर्टिकुलर मेथड हैं जिनके बेसिस पर हम बहुत ही इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अपने रिक्वायर्ड आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम देख पाते हैं कि हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है वो क्या क्या आता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। हमारा PYQs का जो सफ़र है वो इसी तरीके से चलता रहेगा। हम देखते रहेंगे कि टफेस्ट से टफेस्ट प्रॉब्लम को हम कितने इजी मेथड से कितने अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। आई होप आपको ये सारी ही प्रॉब्लम समझ में आ रही होंगी। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को और बाकी सभी वीडियोज़ को भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।